खेत में ससुराल। प्रिया ससुराल वालों के साथ नोएडा सेक्टर 72 में रहती थी। प्यारा सा परिवार और प्यारे प्यारे लोग। आज के ज़माने में अगर नोएडा की लड़कियां जॉइंट फैमिली में आ रही हो तो ये देखने वाली बात तो होगी ही, और ऐसे ही देखने वाला परिवार प्रिया का परिवार भी था। कसम से मेरा, पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे तूने, जो ऐसी प्यारी प्यारी कुड़िया तेरे घर आई है। फिर तो हमने ज़्यादा अच्छे कर्म किए आंटी जी, जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, जो हमें बेटियों की तरह चाहती है। क्यों प्रिया? बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। शादी के वक्त मेरे घर वाले बड़े घबराए हुए थे कि मैं कैसे जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से न्यूक्लियर परिवार में रही हूँ। पर यहाँ आने के बाद जो मज़े आए मुझे कि कहना ही नहीं। मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि शादी करके जॉइंट फैमिली में ही जाओ। सास ससुर जेठ जेठानी ननदे आस पड़ोस के लोग, क्या मज़ा आता है। देखा गजविंदर, मैंने तो अपने बेटों को बोल भी रखा था कि भाई खुलकर इंटरकास्ट मैरिज करो। भारत में कितनी भिन्नताएं हैं, सारी भिन्नताओं को अपनाना चाहिए, तभी तो परिवार छोटा हिंदुस्तान लगेगा। यहाँ अरेंज मैरिज में लड़कियाँ पहली मीटिंग में ही क्या देती हैं, भाई मैं तो लड़के के साथ अलग रहूँगी। मेरी तो दोनों बहुएं लव मैरिज करके आई है, और देखो जॉइंट फैमिली में आना स्वीकार किया ना दोनों ने। मेरे तो 2 अलग अलग फ्लैट भी थे, पर बीच से दीवार हटवा कर इन्होंने 2 फ्लैट को ज्वाइन करवा दिया। लोग बेकार में ही अरेंज मैरिज को शान समझते हैं। जिस लड़की ने सच में लड़के से प्यार कर लिया ना, वो कभी उसे उसके माँ बाप से दूर होने को नहीं कहेगी। और इसका उदाहरण मेरी ये दोनों बेटियां हैं। सच में मेरा, कहीं सास बुरी है कहीं बहू, पर एक तेरा घर है जहाँ जैसी सास है वैसी बहू है। वैसे भैया नहीं दिख रहे, कहाँ है भाई साहब? पापा तो अपने दोस्त की शादी में पटियाला गए हुए आंटी। सभी की बात सुनकर कॉरिडोर में टहल रही लीला दरवाजे से अंदर आती है। एक आदमी कम है, तब तो तुम दोनों को बड़ी खुशी होगी। खाना जो कम बनाना पड़ता होगा प्रिया ज्योति। ये क्या बात कह दी आंटी जी आपने? हमारे पापा जी खाते ही कितना थे। मेरा बस चलता तो मैं उन्हें जाने ही ना देती, पर दोस्ती रिश्तेदारी भी तो निभाना ज़रूरी है, और बीच में उनका जन्मदिन भी आने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करें। ऐसे में वो यहाँ रहती तो उन्हें सब पता चल जाता। 2 को जन्मदिन है और वो 1 की रात को आ रहे हैं। सारी तैयारी रहेगी, जैसे ही आएंगे ना कर देंगे हम धमाका। प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपने ससुर के साथ उनका पहला जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लग जाती है। रात के 11 बजे राकेश की ट्रेन नोएडा पहुंच जाती है। 10 बजे केक और डेकोरेशन के साथ सभी पहले ही हॉल में तैनात हो जाते हैं। जीतू अपने पापा को लेने स्टेशन जाता है और ठीक 12 बजे राकेश और जीतू वापस घर लौटते हैं। पार्टी बॉम्ब के साथ राकेश का स्वागत होता है। सरप्राइज पापा जी, हैप्पी बर्थडे। ये सब क्या है मीना जी? अब मैं क्या करूं, बच्चे हैं, बच्चों का मन किया आपको सरप्राइज देने का सो दे दिया। और वैसे भी प्रिया के साथ आपका पहला जन्मदिन है, मेरे बर्थडे पर मुझे भी सरप्राइज चाहिए, बता देती हूँ। हाँ चलिए पापा जी केक काट लेते हैं। सभी बड़े खुश थे। आमतौर पर राकेश भी ऐसी चीज़ों का बड़ा शौकीन था, पर आज वो ज़रा भी खुश नहीं होता। कहाँ से मंगाया ये केक? श्याम बेकर से पापा। वही की केक आपको पसंद है ना? पूरा वेजिटेरियन काम है उनका, आराम से कट कीजिए। एक तो ये मैदे का होगा, मैदे का ही है ना, क्या ज़रूरत थी ये चोचलेबाजी करने की। ऊपर से मंगवाया भी तो 3-4 माले का केक, कम से कम नहीं तो भी 3-4 हज़ार का तो होगा ही। अरे बच्चे आपकी खुशी के लिए केक लाए और आप पैसों को रो रहे हैं। पैसे तो ऐसे भी खर्च होते ही हैं ना, साल में 1 बार तो बर्थडे आता है। छोड़िए जी ये सब और केक काटिए। जब ये लोग गलत कर रहे हैं उस वक्त ना रोकूंगा मीणा जी। आप रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। ये सरप्राइज का आइडिया किसका था? मेरा था पापा जी। क्या ज़रूरत थी बेटा जी ये फिजूल खर्च करने की, ये केक मंगवाने की? इससे अच्छा हम घर पर हलवा बना लेते, और रात को केक काटना ही नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र में तो सारे शुभ काम सवेरे सवेरे ही होते हैं। हम नारियल फोड़ लेते हैं, नारियल के गुद्दे की चटनी बन जाती या कोई मिठाई बन सकती थी। ये कैंडल बुझाकर केक काटना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता मीणा जी। और अपने बर्थडे के दिन बिना केक कट किए राकेश कमरे में जाकर सो जाता है। ये अचानक पापा को क्या हो गया? ये तो कुछ और ही बनकर लौटे हैं। लगता है उनकी और उनके दोस्त के बीच में किसी बात पर पंगा हो गया है। तुम दिल छोटा मत करो प्रिया, सोकर उठेंगे ना तो सब कुछ भूल गए होंगे। अगली सुबह रात के हुए वाकये को भुलाकर सभी अपने काम में लग जाते हैं, पर प्रिया पर तो अलग ही प्रेशर था।
आपने अभी तक ड्राई फ्रूट्स नहीं काटे भाभी? हलवा तैयार होने वाला है। पापा जी डाइनिंग टेबल पर आए, उसके पहले हलवा रेडी हो जाना चाहिए। बाबा बस बस बस, तुम इतना हड़बड़ाओ मत प्रिया। पापा ने हलवा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हलवा बिल्कुल 9 बजे टेबल पर पहुंच जाना चाहिए। और देखना, अभी वो नींद से जागे हैं ना, सीधा केक ही मांगेंगे। तुम भूल गई क्या पापा का नेचर? प्रेम वॉज राइट। किसी दोस्त से कलेश का गुस्सा यहाँ निकाल दिया होगा उन्होंने। और अगर वो गुस्सा आज भी बरकरार रहा तो? मैं उनका बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहती भाभी। कल रात को पापा मेरे कारण बहुत नाराज़ हो चुके हैं। अब मुझे सब कुछ ठीक करना है। और ये नारियल कहाँ है? जीतू से कहा था मैंने नारियल लाने को, लेकर नहीं आया, लगता है भूल गया। क्या करूँ मैं? भागती दौड़ती प्रिया राकेश के आते ही हलवे का केक बनाकर राकेश के सामने रख देती है, जिसे देखकर राकेश बहुत खुश होता है। ये हुई ना बात, अब की है तुमने समझदारी वाली बात। राकेश हलवा खाकर प्रिया की तारीफ तो करता है, पर आधी अधूरी। हलवा तो अच्छा बनाया बेटा तुमने, बस ये जो हलवा तुमने कांच के बर्तन में दिया है ना, मिट्टी के प्याले में देते तो अलग ही स्वाद आता। अपने देश की मिट्टी और उसमें परोसा हुआ खाना मन को संतुष्ट तो करता ही है, शरीर को ताकत भी देता है। और ये घी जो तुमने हलवे में डाला है वो तो मार्केट का होगा। हाँ पापा जी। बस वही तो स्वाद खराब कर रहा है। आजकल मार्केट में मिलावट का घी आने लगा है बेटा। एक ढक्कन केमिकल डालो, 10 पैकेट घी निकालो। पर कैसे पता चलेगा पापा जी कि रियल घी कौन सा है? हम तो किचन में यही घी यूज़ करते हैं। यही तो गलती करते हो तुम लोग। अभी मैं जब शादी में गया था तो वहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिला। तुम लोगों ने कहा था कि एंजॉय करके आओ, तो मैं भी मी टाइम लेने अपने दोस्त के साथ उसके गांव चला गया। खेत तो है ही उन लोगों के, साथ में 8-8 गाय भी है। गाय का दूध निकलता है, वही दूध का घी घर में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये भूत वहाँ से चढ़ा कर लाए हैं पापा। अब सब समझ चुके थे कि राकेश दूसरे ही माइंडसेट से लौटा है, इसलिए कोई भी उसके बर्थडे पर ज़्यादा नहीं करता। दोपहर को ज्योति की मदद करने मीना भी किचन में जाती है। सभी मिलकर खाना बना रहे थे कि सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे प्रिया बेटा, ज़रा ये इंडक्शन ऑन कर देना, गैस तो ख़त्म हो गई। मुझसे ना ये इंडक्शन ऑन ही नहीं होता। राकेश ये सुन लेता है और इंडक्शन पर बना खाना जैसे ही टेबल पर आता है वो कहता है, पहले ये सिलेंडर और अब इंडक्शन का खाना खाओ, और उसके बाद कहो कि हमें एसिडिटी क्यों होती है, हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में दिल की बीमारियां क्यों हो रही है। अरे भाई होगी ही, जब प्रकृति से दूर जाओगे तो यही सब होगा ना। खेतों में तो औरतें भट्टी सुलगाती है और गरम गरम फुलके सेक कर सभी को खिलाती है। वो जो कोयले का स्वाद उन रोटियों में आता है, वो क्या ये इंडक्शन कभी दे पाएगा? ये गैस चूल्हा कभी दे पाएगा? और इसी स्मोक फ्लेवर के खाने को खाने हम 5-5 हज़ार देकर रेस्टोरेंट जाते हैं। जी पापा, हम तो हमेशा से गैस पर खाना बनाते पापा जी, पर कभी पिकनिक पर जाएंगे ना तो आपका आइडिया भी ज़रूर ट्राई करेंगे। राकेश कहाँ समझने वाला था। शाम को राकेश जब अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, रसोई से बार बार मिक्सर ग्राइंडर चलने की आवाज़ आने से उसे डिस्टर्बेंस होने लगी। ऐसा क्या पीस रही है ये औरतें जो अभी तक पीसना नहीं हुआ? बात भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। राकेश रसोई में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बहुएं मिक्सर ग्राइंडर में कुछ पीस रही है। यही तो फ़र्क है, यहाँ ये मिक्सर में सामान को पीस कर तुम उसका तंत ही खत्म कर देते हो। पता है, मिक्सर में पीसने के बाद फल हो या सब्जियाँ, उनकी सारी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए तो आज भी गांव के पास रहने वाले लोग सब्जी, फल और बाकी चीज़ों को सिलबट्टे पर पीसते थे। पहले लोग सोचकर काम करते थे। सिलबट्टा भी कोई ऐसे वैसे पत्थर से नहीं बनता, ऐसे काले पत्थर से बनता था जिससे शरीर को आयरन मिले। पहले के ज़माने के लोग सोच समझकर काम करते थे। तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चियां सिलबट्टे पर चावल दाल पीसे? आपके लिए डोसा बनाने की तैयारी कर रही थी दोनों, और आप इन्हें ही प्रवचन देने लगे। मैंने तो मना ही किया था दोनों को। फिर चटनी बनाने के लिए नारियल तो तुम लोग मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसोगी। अरे कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा खाना मुझे खाना ही नहीं है। इस खाने में वो स्वाद नहीं, उस खाने में ये स्वाद नहीं, फल पेड़ से तोड़े हुए फ्रेश नहीं, चाय मिट्टी के बर्तन में क्यों नहीं बनी। राकेश जब से अपने दोस्त के खेतों में से होकर आया था, अलग ही सुर पकड़े बैठा था। अपने ससुर को खुश करने में अब ज्योति प्रिया परेशान हो चुकी थी। हम क्या करें मम्मी जी, पापा जी तो हमारी रसोई का खाना खाना ही नहीं चाहते। ऐसे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। लोग क्या सोचेंगे कि मेरे आते ही घर में अनबन होने लगी। मुझे सब कुछ ठीक करना है मम्मी जी, कुछ कीजिए ना। आदमी किसी चीज़ की जिद पर उतर आया ना, तो कभी कभी उसे वो चीज़ दे देनी चाहिए, ताकि उसके साथ रहकर उसका मन भर जाए और वह खुद ही उसे छोड़ दे। क्या मतलब मम्मी, पापा को एक खेत गिफ्ट कर दे?
घर की रसोई को खेतों की रसोई बना दो। और अगली सुबह वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। अरे दूध वाले भैया, तुम ये गाय ऊपर क्यों ले आए? हमने मंगवाया है आंटी जी, अब ये गाय हमारे घर के हॉल में रहेगी। और गाय को ले जाकर जीतू अपने घर के हॉल में बांध देता है। आंखें मसलता हुआ राकेश अपने कमरे से बाहर आता है और अपने घर को खेत बना देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पूरे हॉल के फ्लोर पर घास की कालीन बिछी हुई थी। हॉल में बड़ी सी गाय थी और दरवाजे पर ही 2 बड़े बड़े केले के पेड़ थे। ये सब क्या है? आपको खेतों की रसोई की बहुत याद आ रही थी ना पापा जी, तो हमने घर को खेत बना दिया और रसोई को खेतों की रसोई। विश्वास नहीं होता तो एक बार किचन में जाकर देख लीजिए। राकेश किचन में जाता है और रसोई में एक भी स्टील, फाइबर या शीशे के बर्तन नहीं थे। हर तरफ बस मिट्टी के ही बर्तन और मिट्टी के ही सिकोरे। रसोई से फ्रिज हटाकर वहां पर एक मटकी रख दी गई थी। ना सिलेंडर ना इंडक्शन। मॉडर्न जमाने के हिसाब से किचन में कुछ भी नहीं था। ये तो शहर के बीचों बीच तुमने खेत वाली रसोई तैयार कर दी बेटा। ये तो करना ही था पापा जी। अब तो आप खाना खाएंगे ना? बिल्कुल खाएंगे। मैं कह रही हूँ ना, तुम जाकर गाय का दूध निकालो, तब तक मैं चूल्हा जलाती हूँ, फिर बनाते हैं चाय नाश्ता। गाय का दूध निकालना, चूल्हा जलाना कितना मुश्किल काम है ये तो आप जानती ही हैं। प्रिया एक सिकोरा लेकर गाय का दूध निकालने बैठ जाती है। अरे यार जीतू, ये गाय तो कॉपरेट करने को तैयार ही नहीं हो रही। फ्रेश दूध निकलेगा नहीं तो पापा जी को चाय कैसे दूंगी मैं? जरा आकर हेल्प करो ना। मुझे तो डर लगता है, गाय ने मुझे पूंछ मार दी तो। पापा, आप जाकर दूध निकालने में हेल्प करो ना प्रिया की। इतना भी नहीं आता तुम्हें, रुको मैं अभी निकाल कर दिखाता हूँ। और जैसे ही राकेश गाय के पास जाता है, गाय उसे जोर की लात मार देती है। ये चूल्हा क्यों नहीं जल रहा प्रेम? अरे भाई, मुझे ये चूल्हा बुला जलाना नहीं आता ज्योति। तुम्हें तो पता है मैं लाइटर से गैस भी चालू नहीं कर पाता था, क्या चूल्हा जलाऊंगा। अब पापा आप जाइए ना, ज्योति की ज़रा हेल्प कर दीजिए ना। राकेश से न दूध निकल पाता है न चूल्हा जल पाता है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि घर के अंदर थोड़ी ना चूल्हा जला जाएगा, इसीलिए इसे छत पर लेकर जाइए, हवा लगेगी तब तो जाकर सुलझेगी ये। अब इसे छत पर लेकर जाऊँ? अच्छा ठीक है, लिफ्ट से ले जाता हूँ। ऐसे कैसे लिफ्ट से छत पर चले जाएंगे पापा? हम खड़ा खाने वाले हैं जो कि बहुत हैवी होता है। हमारी रसोई में जो रिफाइंड खाना बनता है वो तो हल्का होता है, तुरंत पच जाता था। पर खेत की रसोई ना बहुत भारी होती है, देसी घी की। उसे पचाने के लिए आपको इस चूल्हे को उठाकर ही छत पर जाना पड़ेगा। लिफ्ट तो बिल्कुल नहीं, ओनली सीढ़ियाँ। राकेश का तो कुचुम्बर निकल चुका था। पूरे 3 घंटे बाद जब चूल्हा जलता है, दोपहर में राकेश चाय क्या ही पीता। चाय ऐसे भी तो हमारे देश की संस्कृति में थोड़ी ना आती है, ये तो अंग्रेज ले आए थे भारत। चाय अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। तुम सीधा दोपहर का खाना बना लो बहू। ठीक है पापा जी, मैं अभी दाल चावल बनाना शुरू करती हूँ। मिट्टी के बर्तन में बनाती है प्रिया और ज्योति दाल और चावल। सिर्फ दाल और चावल, साथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ दाल और चावल को भी एक एक करके पकाने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। ये लीजिए पापा जी, सिर्फ दाल और चावल ही बन पाए इतने वक्त में। सब भूखे ना सुबह के, तो यही ले आई। वो क्या है ना, अब सब्जी बनाती तो और वक्त लगता। मैंने कहा जीतू से कि हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, फिर खुद ही सब्जी की खेती करेंगे, वरना बाहर की सब्जियां कैसी आती है, आप तो जानते ही हैं। जैसे तैसे राकेश चूल्हे पर बने आधे कच्चे चावल को अपने हलक के नीचे उतारता है। भगवान, इसमें तो कोई स्वाद नहीं। लगता है तुमने चावल को सही से साफ नहीं किया था बेटा, इसमें तो मिट्टी आ रही है। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी नहीं आएगी तो किस में आएगी? ये नोएडा है, यहाँ मिट्टी के बर्तन मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। इतने महंगे महंगे बर्तन आए कि क्या बताऊँ। अब आप इसमें भी कमी निकाल रहे हैं। हाँ तो करते हैं जी, जो मिला है चुपचाप खाइए। राकेश खाना खाकर शाम के 4 बजे अपने क्लाइंट के घर जाने के लिए निकल रहा था कि गाय के गोबर पर उसका पैर पड़ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है। ये तो शुभ काम हो गया पापा, अब पक्का आपका काम बन जाएगा। थोड़ा बहुत खाना खाकर राकेश जब रात को घर लौटता है तो देखता है उसके हॉल से सोफा और डाइनिंग टेबल सेट भी गायब है और वहाँ पर है चारपाई। हमारा हॉल कैसा लग रहा है पापा? सब कुछ तो कर दिया था भाभी और प्रिया ने, बस ये चारपाई लगाकर खेत वाली फीलिंग लानी रह गई थी, तो वो भी हो गई आज। बहू एक कहाँ है मेरी? देर ना हो इसलिए दोनों अभी से खाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो कम से कम खाना तो मिलेगा। आप शायद समझे नहीं पापा, रात का खाना तैयार नहीं हो रहा। हम तो नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं कल सुबह की, क्योंकि घी निकालना भी तो है। हमसे तो निकल ही नहीं रहा। फ्रिज के बिना घी जमाना मुश्किल है, मटकी में बांध कर सीलिंग पर टांगना, बहुत काम है। आप ही का इंतज़ार कर रहे थे हम। चलिए ना, आप बताइए क्या करें। मतलब तुम दोनों चाहती हो कि रात को तुम्हारे पापा जी भूखे सो जाए?
अरे प्याज रोटी तो कम से कम दे दो इन्हें, खेत में तो लोग यही खाते हैं, यही तो पौष्टिक खाना होता है। या फिर गुड़ रोटी, कहिए जी, परोस दो क्या? मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है मीना जी। तुमने ठीक कहा था प्रिया कि ये सब खेत का खाना पचाना बहुत मुश्किल होता है, और दाल चावल ही अभी तक पच नहीं पाए। अपनी ही बोली हुई बात में राकेश बुरी तरह फंस चुका था। अगली सुबह राकेश जैसे ही कमरे से बाहर आता है, उसकी दोनों बहुएं उसे पकड़ लेती है। ये चूल्हा पूरी रात जलते क्यों नहीं रहते पापा? फिर बुझ गया। जला दीजिए ना, आई मीन मेरी मदद कर दीजिए ना जलाने में। पापा मेरी भी घी निकालने में मदद करेंगे ना? मुझसे कुछ नहीं होने वाला। और ये गाय को जाकर वापस ग्वाले को देकर आओ। तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है क्या करना चाह रहे हो? ये बिल्डिंग है, कोई खेत नहीं है जो फ्लैट के ओपन किचन को खेत की रसोई बना दो। गांव में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल अलग होती है, उन्हें आदत होती है ऐसी लाइफ की, हमें नहीं है। अभी कभी दूध ही नहीं निकाला तो घी कहाँ से बनाएंगे हम? और यही करते रहेंगे तो कमाएंगे कब, खाएंगे कब? जो जहाँ है वही अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए खेतों की रसोई अपने घर पर। मीना अपनी बहू को आंख मारती है और पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है।